नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितना भी एग्जाम है उन सारे ही एग्जामों में आपको इस सीरीज से लाभ अवश्य मिलेगी, क्योंकि इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट रिलेवेंट है। आज का पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिक्का। सिक्के को यह निर्दिष्ट करता था। यह भारत के दक्षिण में, खासकर देखेंगे इधर विजयनगर विजयनगर और इसके साथ साथ जो त्रावणकोर का एरिया था, त्रावणकोर का एरिया था, वहाँ पे फड़म और एक मुद्रा है जिसका नाम है चक्राम। बड़े रूप में इसका प्रयोग किया जाता था और व्यापार के लिए भी साथ में इसका प्रयोग किया ही जाता था। इसका प्रमाण के रूप में मिलता है हमें अब्दुल रज्जाक के द्वारा। अब्दुल रज्जाक के द्वारा, जो कि एक ईरानी विद्वान था, 15वीं शताब्दी के आसपास भारत में आया हुआ था और इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा 1442 से 43 ईस्वी के दौरान किया हुआ था। उस समय शासक था विजयनगर साम्राज्य का दीवा राय द्वितीय। दीवा राय द्वितीय था। यह इसी के दरबार में आया हुआ था और उसी समय इसने 3 प्रकार के सिक्कों का जिक्र किया हुआ है। जैसे कि पहला जो सिक्का है इसके द्वारा जो बताया गया है, जिसका नाम है यहाँ पे वरहब, जिसका वजन लगभग 1 मिथकल जो कि 2 दिनार के बराबर होता था। दूसरा सिक्का का इसने जिक्र किया है जिसका नाम है लोपोकी, इसी को पेरताब भी कहा जाता था। और तीसरा जो कि एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे फड़म बोला जाता था। अब यह जो फड़म था विजयनगर साम्राज्य में भी चलता था, त्रावणकोर में भी चलता था, बड़े रूप में यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार देखा जाए तो सिक्कों के कई प्रकार में फड़म सबसे उपयोगी है, क्योंकि इसका प्रयोग बाद के काल तक या फिर अन्य क्षेत्रों में बाद के समय तक भी चलता रहा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 नाम हैं, बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से यहाँ पे जुड़े हुए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी, जिसका नाम है यहाँ पे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस यहाँ पे देखा जाए तो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। रास बिहारी बोस के बारे में अगर देखा जाए तो वह चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग में डिग्री यहाँ पे हासिल की हुई थी। चिकित्सा के साथ साथ इंजीनियरिंग में वे एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध, गदर हो गया, गदर पार्टी के साथ साथ देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियों पर हिस्सा लिया गया था। आइए उससे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई हुई थी गदर पार्टी के माध्यम से। हालांकि देखेंगे तो गदर पार्टी की स्थापना तो आगे चल के यहाँ पे की गई है, लगभग 1913 ईस्वी के आसपास। रास बिहारी बोस ने आगे चल के 1915 में, ध्यान रखिए जब अंग्रेज लोग इनके पीछे पड़ा सब, तो यह भारत से भाग निकले, भारत के बाहर चले गए और लंबे समय तक जापान में इन्होंने निर्वासित जीवन बिताया। और आगे जब मौका मिला 1942 के आसपास, तो टोक्यो में, अर्थात जापान में ही यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और भारत की स्वाधीनता के लिए एक सेना बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया था। जून 1942 में उन्होंने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, चूँकि ये तो 1942 में यहाँ पे बन ही चुका था, लगभग मार्च महीने के आसपास, तो
तो इसका जब दूसरा सम्मेलन बुलाया गया और इसमें स्पेशली यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को भी यहाँ पे बुलाया गया था लीग में शामिल होने के लिए, और उनको यहाँ पे अध्यक्ष बनने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। अब यहीं से सुभाष चंद्र बोस का भी लिंक जुड़ जाएगा। वर्ष 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और जापानी सरकार ने रास बिहारी बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित भी किया हुआ था। तो ये सारी बातें थी रास बिहारी बोस के बारे में। और भी नाम हैं जैसे कि बरिंद्र कुमार घोष, या कोई और नहीं थे बल्कि अरविंदो घोष के छोटे भाई थे, एक भारतीय क्रांतिकारी और साथ में पत्रकार थे, और अरविंदो घोष से काफ़ी प्रभावित थे, वो भी एक क्रांतिकारी नेता ही थे। और इस तरह बरिंद्र कुमार घोष भी क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। तो इसी से आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। आगे चल के देखेंगे तो वह एक स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ बनर्जी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, जिन्हें निर्लंबा स्वामी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन दे सकता है यहाँ पे, निर्लंबा स्वामी किसे बोला जाता था, तो जतेंद्र नाथ बनर्जी को। और 1906 में बरिंद्र कुमार ने बंगाली साप्ताहिक जो पत्रिका थी जिसका नाम था युगांतर का प्रकाशन किया, और बाद में बंगाल में एक फिटनेस क्लब की यार्ड में गुप्त क्रांतिकारी शाखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे युगांतर का यहाँ पे गठन भी किया गया था। और कोलकाता के एक गुप्त स्थान, उस गुप्त स्थान का नाम पूछा जा सकता है जिसका नाम है मानिक तला। यहाँ पे ये लोग गुप्त तरीके से बम का निर्माण करते थे और जो भी हथियार और गोला बारूद सब एकत्रित करते थे। तो यही तो माना जाता है कि लगभग 1908 के आसपास जो मजिस्ट्रेट डगलस जो किंग्सफोर्ड था, इसकी हत्या के प्रयास में और बाद में पुलिस जांच में बरिंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष को अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ 2 मई 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे चल के एक और षड्यंत्र होगा यहाँ पे, अलीपुर बम कांड होगा। और इस मामले में देखा जाए तो बरिंद्र कुमार घोष और उल्लासकार दत्ता, जो कि ये भी युगांतर पार्टी के सदस्य रह चुके थे, इनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चित्तरंजन दास के द्वारा CR दास के हस्तक्षेप से सज़ा को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया गया था। वर्ष 1909 तक आते आते बरिंद्र कुमार घोष को सेलुलर जेल अर्थात काले पानी की सज़ा के लिए अंडमान में निर्वासित कर दिया गया था। एक और नाम है यहाँ पे देख पा रहे हैं, जोगेश चंद्र चटर्जी, इनके भी बारे में देख लीजिए। ये भी बाद में अनुशीलन समिति में शामिल हुए थे और वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात HRA, जहाँ पे देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह सब शामिल थे, यही HRA आगे चल के HSRA बन गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और आगे चल के ARSP ज्वाइन कर लिए, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को इनके द्वारा ज्वाइन कर लिया गया। और 1953 तक, आज़ादी के बाद तक वे इसके साथ रहे। 1956 में वे कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सदस्य भी बने और 2 अप्रैल 1960 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय भी वे सांसद के रूप में मौजूद थे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो क्रिप्स मिशन के बारे में आप लोग यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लीजिए। देखिए, क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए शुरू हो चुका था। अंग्रेज़ों की तरफ से कई सारे प्रस्ताव भेजे गए, लाए गए, कई सारे असफल हुआ। उसमें से एक था यहाँ पे क्रिप्स मिशन। 1942 में यह भारत आया हुआ था
और क्रिप्स मिशन के कुछ प्रमुख प्रस्ताव थे, जैसे कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा जिसे अधिराज्य भी बोला जाता है, और युद्ध के बाद संविधान बनाने वाली संस्था का निर्माण किया जाएगा। क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का एक नया संविधान बनाने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनाव कराकर एक संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा, और इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य और राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य भी यहाँ पे होंगे। यहाँ पे क्या दिया है पहला स्टेटमेंट कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्स मिशन ने प्रस्तावित किया था कि कोई भी प्रांत भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने की इच्छुक नहीं है तो एक अलग संघ बना सकता है और जिसका एक अलग संविधान भी हो सकता है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा करेक्ट होगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। और फाइनली आपको पता है कि जो बातें भारतीय मांग कर रहे हैं अंग्रेज देने के लिए तैयार नहीं है, अंग्रेज जो अधिकार देने के लिए तैयार हैं उसे भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फाइनली देखा जाए तो क्रिप्स और कांग्रेस नेताओं के बीच जो वार्ता था असफल रहा था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेटस के प्रावधान पर आपत्ति जताई थी, और ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीयों को प्रभावी शक्ति के तत्काल हस्तांतरण और भारत की रक्षा के लिए जिम्मेदारी में एक वास्तविक हिस्सेदारी की मांग को स्वीकार करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। कई सारे मूल ग्रंथ यहाँ पे दिया गया है, आइए देखते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे नेति प्रकरण है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है कि कौन से जैन ग्रंथ है। तो आइए हम लोग जांच करते हैं। नेति प्रकरण है यहाँ पे, इसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथ से संबंधित है। और नेति प्रकरण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथ के खुद्दक निकाय में शामिल किया गया है। तो थेरवाद आप लोग समझ गए होंगे, और कहाँ पे शामिल किया गया इसको, खुद्दक निकाय में इसे शामिल किया गया है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य जो विषय था बुद्ध की शिक्षाओं के व्यवस्थीकरण के माध्यम से बौद्ध धर्मशास्त्र है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे परिशिष्ट पर्वन, ये तो काफ़ी फेमस है, जिसे यहाँ पे हेमचंद्र द्वारा लिखा गया, जो जैन धर्म के साथ चंद्रगुप्त के संबंध स्थापित करने का वर्णन करता है। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था लास्ट समय में जैन धर्म को अपना लिया था। आचार्य हेमचंद काफ़ी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, भारतीय जैन विद्वान के साथ साथ कवि, गणितज्ञ, मल्टी डायमेंशनल, और उन्होंने अपने समय में सभी ज्ञान के ज्ञाता, अर्थात जो सभी ज्ञान के ज्ञाता थे, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। इनको इसीलिए एक उपाधि दी गई थी जिस उपाधि का नाम था कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल सर्वज्ञ, जो सब चीज़ जान रहा है, देख पा रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड, गणितज्ञ, कवि, व्याकरण, दर्शन, छंद, गणित, ठीक है, सारे ही चीज़ों को, ठीक है, इनकी जानकारी थी। तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे अवदान शतक, अवदान शतक, इसी को यहाँ पे सेंचुरी ऑफ नोबल डिट्स के रूप में जाना जाता है। संस्कृत में इसका संकलन किया गया है 2री से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक, और इसमें देखेंगे तो बौद्ध कथाओं का कुछ संग्रह है, बौद्ध कथाओं का संग्रह है। तो तीसरा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध से। चौथा है यहाँ पे त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, यह एक प्रमुख जैन ग्रंथ है जिसकी रचना मुख्य रूप से आचार्य जिन सेन के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और उस समय देखा जाए तो राष्ट्रकूटों का शासन था, उसी समय इसका निर्माण किया गया है। तो चौथा करेक्ट है, 2 और 4, जिसका संबंध जैन ग्रंथ से है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल 2 और 4।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है यहाँ पे ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में ये जाने गए हैं। आइए बारी बारी से चेक करते हैं हम लोग। नंबर 1 है यहाँ पे आर्यदेव। आर्यदेव दिया गया है जैन विद्वान। क्या ये करेक्ट है? देखिए यह गलत सुमेलित है, क्योंकि आर्यदेव एक महायान बौद्ध भिक्षु या फिर कह सकते हैं कि ये नागार्जुन के शिष्य थे। नागार्जुन के शिष्य थे जिनका संबंध यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध धर्म से, इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे दिगनाग दिया है यहाँ पे बौद्ध विद्वान, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। दिगनाग एक भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्क के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे। होता है ना लॉजिकल तरीके से चीज़ों को रखना, तो इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की हुई थी बौद्ध तर्क, और कह सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा की पहली प्रणाली का इनके द्वारा निर्माण किया गया था। तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा है यहाँ पे नाथ मुनि। नाथ मुनि जो कि वैष्णव विद्वान है, वैष्णव विद्वान है, बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। पूरा नाम है इनका श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें श्रीमन नाथ मुनि के नाम से भी जाना जाता है। एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे जिन्होंने नलयिर दिव्य प्रबंधन का संग्रह और संकलन किया हुआ था। तो यहाँ पे देख पा रहे दो स्टेटमेंट सही है, 2 और 3। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2 युग में यहाँ पे सही होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। ये तो देखिए सरासर पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय यहाँ पे किया गया है। थोड़ा मंगोल साम्राज्य के बारे में आप लोग ओवरव्यू ले लीजिए। 1221 ईस्वी के आसपास मंगोलों के नेता, जिसका नाम आपको पता है चंगेज खान, जिसको तेमुजिन भी बोला जाता है, मध्य एशिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और मुस्लिम एम्पायर कुछ ने सबसे अधिक क्षति पहुंचाई, टारगेट किया, ख्वारिज़म साम्राज्य को नष्ट कर दिया। और उसके बाद से माना जाता है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, इधर से लगातार मंगोलों के द्वारा अटैक हुआ, तो मुस्लिमों को बहुत अधिक इसने क्षति पहुंचाया हुआ था। और फिर इसकी नज़र इधर भारत की तरफ भी पड़ी। लगभग 1221 से लेके 1337 तक भारतीय उपमहाद्वीप परिषद दौरान कई आक्रमण किए गए। हर आक्रमण का अलग अलग कुछ कारण था, लेकिन एक फाइनली जो कारण था साम्राज्य विस्तार को लेके। इसी दौरान देखेंगे यहाँ पे तो वर्ष 1221 ईस्वी के आसपास चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आ चुका था, जो कि उस समय इल्तुतमिश का शासन था दिल्ली में। और 1240 से लेकर 66 के बीच मंगोलों ने पहली बार भारत की विलय की नीति अपनाई, और इसके साथ ही दिल्ली के साथ आपसी गैर आक्रामकता समझौते का स्वर्णिम चरण देखा जाए तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। 1241 में तायर बहादुर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तायर बहादुर के अधीन मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया और शहर को पूरी तरीके से नष्ट भी किया हुआ था। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा फिर देखेंगे अटैक लगभग 1279 के आसपास, उस समय दिल्ली में शासक चेंज हो गया है, बलबन है। और 1279 में मुल्तान के राजकुमार मोहम्मद समाना के बुरा खान और दिल्ली के मलिक मुबारक ने यहाँ पे मिलकर मंगोलों को हराया हुआ था। तो बलबन के समय भी यहाँ पे अटैक हुआ था। और उसके बाद तीसरा है यहाँ पे देख पा रहे हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुँचा और उस शहर पर कब्जा कर लिया। ये बहुत आनन फानन में हुआ था। 1299 के आसपास मंगोल शासक दवा खान का पुत्र जिसका नाम था कुतलुग खान के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया। और मंगोलों द्वारा दिल्ली को तबाह करने का यह देखा जाए तो पहला प्रयास था। इंस्टेंट अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मंगोल आ चुके हैं, और अफरा तफरी में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना तैयार किया गया और सीरी के किले के आसपास इस तैयार किया गया। तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, और माना जाता है कि दिल्ली के बाहरी किले पे कुछ क्षेत्रों पे यहाँ पे मंगोलों का कंट्रोल हो चुका था। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा।
तीसरा है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिम भाग अस्थायी रूप से हार गया था। देखिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। अंतिम मोस्ट इम्पोर्टेंट मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था और उस समय यहाँ पे आक्रमण करने वाला था यहाँ पे तरमासिरीन तरमासिरीन के नेतृत्व में किया गया था। 1329 में तरमासिरीन खान दिल्ली के बाहरी इलाके तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक से वो हार गया था। और फिर उसके बाद से देखेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक आएगा और गयासुद्दीन तुगलक ने फिर से गयासुद्दीन तुगलक के समय तरमासरीन फिर से आक्रमण करेगा, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इसको वापस ही सिंधु के पार, सिंधु नदी के उस पार यहाँ पे भेज देगा। तो देखेंगे तो एक बाउंड्री रेखा यहाँ पे खींच गई थी मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के बीच, सिंधु नदी। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा केवल और केवल 2। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन कहलाते थे? कुलाह दारन कहलाते थे। अरब व्यापारी है, कलंदर है, फारसी खुशनफीस है, इसके अलावा सैयद है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सैयद। देखिए ये जो सारा जो शब्दावलियाँ देख रहे हैं, कुलाह जो दारन, यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। इस्लाम का देखिए जो धार्मिक वर्ग था कई समूहों से बना हुआ था। इसमें सबसे ऊपर जैसे कि धर्मशास्त्री होते थे, धर्मशास्त्री, इसके अलावा कलंदर, वैसे ही यहाँ पे सैयद, पीर, जो भी इनके वंशज, ये सब यहाँ पे होते ही होते थे। तो सबसे ऊपर जो यहाँ पे टॉप पे होता था धर्मशास्त्री, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। राज्य में न्यायिक और धार्मिक कार्यालयों पर कब्जा करने वाले धर्मशास्त्रियों को सामूहिक रूप से दस्तर बंदर या पगड़ी पहनने वाले के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वे अपने आधिकारिक, देखा जाए ठीक है, तो सिर पर पोशाक वाला जो पगड़ी था ये सब यहाँ पे पहनते थे। और जो सैयद जो लोग होते थे ना, यहाँ पे देखेंगे ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे पगड़ी या कुछ यहाँ पे नुकीली टोपी जो पहनते थे, तो नुकीली जो टोपी जो पहनते थे उन्हीं को यहाँ पे सैयद बोला जाता था। और दिल्ली सल्तनत के दौरान उनको कुलाह दारन के नाम से जाना जाता था। सैयदों को उनकी बेटी फातिमा के माध्यम से पैगंबर के वंशज होने का दावा किया जाता था। मुस्लिम समाज में उनका विशेष सम्मान था। यहाँ तक कि तैमूर ने भी जब भारत पर आक्रमण किया हुआ था तो जो भी सैयद लोगों को उसने मना किया हुआ था कि इनको टारगेट ना किया जाए, नुकसान ना पहुँचाया जाए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए। देखिए यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पहले हम लोग देख लेते हैं डच लोगों के बारे में। मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद के एक चार्टर द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे युद्ध करना, संधियाँ तय करना, क्षेत्रों का अधिग्रहण करना और किला बनवाना। सब यहाँ पे था कि हर हाल में क्या करना है, मुनाफा कमाना ही कमाना है। डचों का मुख्य उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगाली और ब्रिटिश व्यापारिक शक्तियों को समाप्त करना ही था। और इसी दौरान डचों के द्वारा भारत के खासकर पूर्वी तटों पे कई सारी यहाँ पे व्यापारिक बस्ती कारखाना बसाया गया, जैसे कि 1605 ईस्वी के आसपास पुलकट में, वैसे ही सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, कराइल में 1645 में, मछलीपट्टनम में, सब यहाँ पे किया गया था। अब जो गजपति शासक थे ना, यहाँ पे गजपति शासक ने जैसे बड़े मात्रा में देखा जाए तो इधर उड़ीसा की तरफ कुछ क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तरफ, लेकिन इनका जो सेंट्रल बिंदु था गजपति शासकों का मोस्टली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उड़ीसा के क्षेत्रों के तरफ, उड़ीसा, कुछ बंगाल, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश तक यहाँ पे फैला हुआ था। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किया था। तो आप खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर मछलीपट्टनम है,
इसके अलावा देखा जाए पुलकित है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो डायरेक्ट गजपति शासकों के अंडर कंट्रोल था। इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण घटना देखा जाए डचों के संदर्भ में 1741 में एक युद्ध होगा, कोलाचेल। कोलाचेल की लड़ाई थी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर सेना के राज्य के बीच लड़ी गई थी। और यह भारत में यूरोपीय शक्ति की एक बड़ी हार थी और डचों के अंत की उस समय शुरुआत भी हो गई थी। हालांकि देखेंगे आगे चल के भ्रष्टाचार और दिवालियेपन के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से लगभग 1800 ईस्वी के आसपास यहाँ पे भंग कर दिया गया था। हालांकि नुकसान तो बहुत अधिक इनको अंग्रेजों ने भी पहुंचाया हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, टाइम पीरियड इसका हो जाएगा वायस राय का या फिर गवर्नर जनरल का 1509 से 1515 तक ये रहेगा। और इसी को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और 1510 ईस्वी के आसपास अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान, जो कि उस समय था यहाँ पे इस्माइल शाह, इसी को सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे इसने गोवा पर कब्जा कर लिया था। आगे चल के यही नहीं रुकेगा, जस्ट सटे विजयनगर साम्राज्य का एक क्षेत्र था भटकल। उस समय शासक थे कृष्णदेव राय, तो भटकल पे भी इसने लगभग 1510 ईस्वी के आसपास अल्बुकर्क ने कंट्रोल कर लिया था। और इसकी जो इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी थी अल्बुकर्क की, जैसे कि वैवाहिक नीति को इसी ने यहाँ पे शुरू किया था। और अपने क्षेत्रों में इसने सती प्रथा का प्रतिबंध भी यहाँ पे कर दिया था। तीसरा स्टेटमेंट है तो दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की हुई थी। किसकी बात की जा रही है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो बिल्कुल सही है। विजयनगर शासकों ने देखेंगे तो एक पद सृजित किया था, नायक जिसको बोला जाता था। और नायक देखा जाए तो ये लोग भी बिल्कुल जैसे कि संबंध कर सकते हैं, मुस्लिमों में देखा जाए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक़्तिदार, या फिर मुग़ल काल के दौरान मनसबदार। ठीक है, कुछ उसी टाइप का दक्षिण में भी यहाँ पे नायक का जो पद सृजित किया गया था, संबंध टाइप का कह सकते हैं। लगभग शासक के अंतर्गत ये रहते थे। इनकी सेना वना सब यहाँ पे मिलती थी। एक जो लैंड मिल गया, इस लैंड में समझिए कि जो भी एक्टिविटी है ये नायक ही पूरा कंट्रोल करता था। तो लगभग 1639 के आसपास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के जो प्रतिनिधि, जो नायक होते थे, इन्हीं लोगों से पट्टे पर भूमि ली हुई थी और यहीं पे एक कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसीलिए तीसरा भी करेक्ट होगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट सही है, केवल 2 और 3। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार पहला स्टेटमेंट है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति यहाँ पे दास हो सकता था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसा कि देखा जाए तो अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें दासता के कई प्रकार बताए गए हैं। दासता के प्रमुख तरीकों में से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के आपराधिक आचरण के लिए न्यायी दंड के परिणाम स्वरूप उसको गुलाम बनाया जा सकता था, दास बनाया जा सकता था। यदि एक दासी अपने स्वामी के पुत्र को जन्म देती है तो वह कानूनी रूप से क्या थी? स्वतंत्र थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। गुलामी प्राप्त, यहाँ पे स्वामी और दास के बीच कानूनी संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। जैसे कि उदाहरण के लिए एक दासी अपने स्वामी के पुत्र को जन्म देती है तो वह कानूनी रूप से स्वतंत्र थी और उस पुत्र को स्वामी का पुत्र होने का कानूनी हकदार था। ध्यान रखिएगा, दासी का जो भी पुत्र हो रहा है, जैसे है ना आज के समय में, तो उसको यहाँ पे उसके पिता का नाम मिलेगा ही मिलेगा, कानूनी रूप से मिलेगा, जो उस समय भी ये मौजूद था। तो दूसरा भी सही है।
तीसरा है यहाँ पे, यदि स्त्री दास का स्वामी उस स्त्री से जन्म हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को स्वामी का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। अभी तो मैंने आपको बताया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यदि एक दासी ने अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया तो वह बंधन से मुक्ति की हकदार होती थी। साथ ही ध्यान से सुनते चलिए, साथ ही ऐसी गर्भवती दासी को गर्भावस्था की अवधि के दौरान उसकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था किए बिना उसको बेचा या गिरवी रखा नहीं जा सकता था, और अदरवाइज वो दंड का भागी होता, कोई भी करता। जब किसी दासी द्वारा जब किसी दासी द्वारा अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया जाता तो बच्चा और उसकी माँ दोनों को एक साथ स्वतंत्र माना जाता। यदि जीविका के लिए माँ को बंधन में रहना है तो उसके भाई और बहन को मुक्त यहाँ पे कर दिया जाता था। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे जिक्र आया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मौर्य काल के एक महत्वपूर्ण, देखा जाए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार तो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था, जैसे कि कृषि तो था ही, और कृषि कार्यों में देखा जाए तो बड़े मात्रा में यहाँ पे दासों या फिर गुलामों को यहाँ पे लगाया जाता था। वैदिक काल से ही देख रहे हैं यहाँ पे कि घरेलू दास तो पाए ही जाते थे, जिनका प्रयोग युद्ध वगैरह में भी किया जाता था। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 ग्रंथ है, 15 अधिकार या ग्रंथ भी इसे बोला जाता है। अब इसको बांटा गया है, जैसे 15 में जो प्रथम जो 5 जो भाग है उसको तंत्र भी बोला जाता है। उसमें देखेंगे तो राज्य के आंतरिक प्रशासन से संबंधित है, आंतरिक प्रशासन से। 5 के बाद से जो अगला 8 होगा उसको यहाँ पे अपवा बोला जाता है, अपवा। इन सारे ही चीज़ों में पड़ोसी राज्यों से संबंध कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो 5 यहाँ ये है, 8 हो गया, ये हो गया, 8 5 13। बाकी का जो 2 है लास्ट का, यहाँ पे कह सकते हैं वो पूरी तरीके से विविध है, इसमें मिसलेनियस बातों को शामिल किया गया है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3, सॉरी 2 और 3 नहीं होगा, तीनों करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ यहाँ पे अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं और दूसरे तरफ दिया है यहाँ पे स्थान। आइए बारी बारी से देखते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे धौली। धौली देखा जाए तो उड़ीसा में ही है, भुवनेश्वर के पास धौली पहाड़ी स्थित है। तो पहला तो मैचिंग कर गया यहाँ पे। और धौली शांति स्तूप के लिए जाना जाता है, जो एक शांति शिवालय का स्मारक है, और ये जो क्षेत्र है कलिंग युद्ध का स्थान भी माना जाता है। उसके बाद है दूसरा है यहाँ पे एरगुडी। एरगुडी है यहाँ पे, इसका संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में ही एक जिला है कुर्नूल जिला, कुर्नूल की गुफाएं भी नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कुर्नूल जिले में यह स्थित है एरगुडी। अशोक के प्रमुख शिलालेखों और लघु शिलालेख दोनों की खुदाई यहाँ पे की गई है, और माना जाता है कि अशोक के शासनकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण सीमांत शहर था। जैसे दक्षिण में जाने के लिए जो बीच में जो आंध्र प्रदेश का एरिया आ रहा है, तो बीच में पड़ता ही था, इसी को सीमांत शहर। माना भी जाता है कि कलिंग युद्ध इसीलिए लड़ा गया था कि कलिंग युद्ध को यहाँ पे कह सकते हैं कि चुंगी देना होता था, मैंने कलिंग के शासकों को देना पड़ता था, हस्तक्षेप किया जाता था जो भी मौर्य काल के लोग होते थे कलिंग लोगों के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे जो कारण थे, देखेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण जिसमें व्यापारिक या फिर आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी से संबंधित था। उसके बाद है यहाँ पे जौगढ़। जौगढ़ दिया है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश तो नहीं होगा, जौगढ़ भी यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है गंजम। गंजम जिला में स्थित है। धौली की तरह जौगढ़ में भी अशोक का एक प्रमुख शिलालेख मिलता है। उसके बाद है यहाँ पे कालसी। कालसी का संबंध यहाँ पे दिया गया है कर्नाटक से। तो कर्नाटक तो नहीं होगा कालसी, कालसी का संबंध यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड से। यमुना नदी के तट पर डाक पत्थर के पास चक्राता और देहरादून के बीच एक स्थित छोटा सा शहर है, और अशोक के शिलालेखों के रूप में
देखा जाए तो कालसी में भी मौजूद है और इसीलिए इसका महत्व भी बढ़ ही जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कालसी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा है यहाँ पे पाली। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 ही करेक्ट है, 1 और 2, तो केवल 2 युग्म क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राजा है और दूसरे तरफ यहाँ पे राजवंश दिया है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे नानुक। नानुक का संबंध यहाँ पे दिया हुआ है चंदेल से, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है। नानुक चंदेलों के संस्थापक राजा थे और वाकपति चंदेल शिलालेखों के अनुसार नानुक के उत्तराधिकारी वाकपति ने, नानुक के उत्तराधिकारी काफ़ी फेमस शासक है, वाकपति ने कई क्षत्रियों को यहाँ पे हराया भी था। उसके बाद है यहाँ पे जय शक्ति। जय शक्ति का संबंध दिया है परमार से, ध्यान रखिएगा, परमार से। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। जय शक्ति का भी संबंध यहाँ पे हो जाएगा चंदेल से, पूरा लिंक किया गया है, देख पा रहे चंदेल से। वाकपति के पुत्र हैं, वाकपति के पुत्र है जिसका नाम है जय शक्ति, यही मेंशन किया गया। ध्यान से देखते चलिए, जय शक्ति और विजय शक्ति 2 पुत्र हैं वाकपति के, जय शक्ति और एक है यहाँ पे विजय शक्ति। इन्हीं लोगों ने चंदेल शक्ति को पूरा समेकित किया हुआ था। महोगा शिलालेख के अनुसार जय शक्ति के नाम पर चंदेल क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति भी रखा गया था। चंदेलों ने शुरू में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के संबंध के रूप में शासन किया हुआ था और जो प्रतिहार थे उनके साथ इनका संघर्ष भी था। चंदेल अपनी कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से उनके मूल राजधानी खजुराहो में पूरी तरीके से विकसित नागर शैली के मंदिरों के लिए देखा जाए तो पूरा खजुराहो में, मतलब ये ग्रुप ऑफ कह सकते हैं टेम्पल है पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पे है नागभट्ट द्वितीय है। नागभट्ट द्वितीय का संबंध दिया है गुर्जर प्रतिहार से, बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, जय शक्ति का परमार से गलत हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार अभी मैंने बताया, क्योंकि वे गुर्जरों से उत्पन्न हुए थे। गुर्जर लोग देखा जाए तो उनका जो ओरिजिन है शुरुआती में चरवाहे और लड़ाके के रूप में मौजूद थे। नागभट्ट द्वितीय का ही उत्तराधिकारी उसका पुत्र बनेगा रामभद्र। रामभद्र एक कुछ समय तक शासन करेगा और उसके बाद रामभद्र का जो पुत्र होगा काफ़ी फेमस शासक, जिसका नाम है यहाँ पे मिहिर भोज। ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज। और मिहिर भोज के बारे में पता ही आपको, आप लिंक भी कर सकते हैं। तो नागभट्ट द्वितीय का पोता होगा कौन, मिहिर भोज होगा यहाँ पे, नागभट्ट द्वितीय का पोता। और मिहिर भोज के फादर का नाम क्या हो जाएगा, रामभद्र हो जाएगा। तो मिहिर भोज देखा जाए तो लगभग यह 46 वर्षों तक शासन किया। वह प्रतिहार शासकों में सबसे सफल और लोकप्रिय शासक साबित हुआ था। तो यहाँ पे मिहिर भोज का राष्ट्रकूट दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो कितने युग्म सही है, तो केवल 2 ही युग्म सही है यहाँ पे, एक तो नानुक और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे नागभट्ट द्वितीय। बाकी जय शक्ति और भोज गलत हो जाएगा। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है। आइए हम लोग यहाँ पे एक बार जांचने का प्रयास करते हैं कि क्या रियली में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है। देखिए, शुरुआत से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। संगम शब्द, संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संघ, संघ। और इसका तात्पर्य है तमिल कवियों के एक संघ से जो प्राचीन दक्षिण भारत में फला फूला हुआ था। तो बार बार मैप आपको ध्यान रखिएगा, एक तरफ चेर, ठीक है, चोल, पांड्या, ये 3 लोग यहाँ पे मौजूद थे, चेर चोल पांड्या बोला जाता है। अगर आपको पता होगा तो नीचे आप लोग कमेंट करिएगा इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। संगम साहित्य के रूप में की जाने वाली कविताओं का संग्रह 6 शताब्दियों में लगभग कंप्लीट हुआ। माना जाता है कि 300 BC से शुरू हुआ और 300 AD के आसपास काफ़ी लंबे समय तक ये चला। और इस लंबे समय में कई सारी तमिल कृतियाँ,
का यहाँ पे रचना किया गया, जैसे कि तुलक्कापियम वगैरह का आप लोगों ने नाम जरूर सुना ही होगा। तो पूरा पूरा उसमें जो भी तमिल संस्कृति की जो भी कृतियाँ है उसमें देखेंगे तो सारा चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे व्यापारिक गतिविधियाँ हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गया, उस समय का समाज क्या था, सोसाइटी क्या था, सब यहाँ पे बताया ही गया है। तो उस समय देखेंगे तो बौद्ध और जैन धर्म भी अच्छा खासा अपना एक लेवल पे पहुंच गया था। तो संगम समाज में व्यापारी विजेता, जैन लोग, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण मिशनियों द्वारा उत्तर से प्रायद्वीप के चरम छोर तक लाए गए भौतिक संस्कृति के तत्वों के साथ संपर्क में आने के कारण स्वाभाविक सी बात है कि अब वो लोग नीचे आ रहे हैं। तो एक होता है ना कि एक लोग, एक संस्कृति के लोग जब दूसरे संस्कृति के लोगों में पहुंचते हैं तो आपसी वो चीज़ें क्या होती है, आदान प्रदान होती ही होती है। और यही हुआ, जैसे कि ये लोग धान की खेती वगैरह करने जान गए, बहुत सारे बड़े बड़े गांव के साथ कस्बों की स्थापना होने लगी। तो यहाँ पे दिया है कि संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मतलब संदर्भ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये इसकी भी हम लोग जांच करते हैं। देखिए ब्राह्मण लोग माना जाता है कि, ठीक है, कुछ ब्राह्मण यहाँ पे आए, विंध्यन जो सतपुड़ा रेंज को पूरी तरीके से क्रॉस करके नीचे आए, जैसे कि विश्वामित्र का इसमें नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किंवदंती भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ब्राह्मण उत्तर भारत में लंबे समय के बाद वहाँ आए, लेकिन प्राचीन काल में उन्होंने न तो वर्ण व्यवस्था का पालन किया और ना ही आश्रम व्यवस्था का, अर्थात दक्षिण भारत के लोगों का। तो जब उत्तर से जो भी ब्राह्मण लोग दक्षिण में आ रहे हैं तो उत्तर में जो व्यवस्था चल रही थी वे तो चाहेंगे कि दक्षिण में भी क्या हो, ये पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो। मोटे तौर पे यहाँ पे कहा जाए तो प्रारंभिक तमिल समाज मुख्य रूप से दो वर्ग के लोग थे। एक वे थे जो स्वयं जमीन जोतते थे और दूसरा वे थे जो मालिक थे, अर्थात इस जमीन को क्या करते थे, जो जुतवाते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि मालिक क्या होगा, अधिक धनी होगा। इसका मतलब कि सामाजिक व्यवस्था में पूरी तरीके से क्या थी, असमानता थी ही थी। तो यहाँ पे दिया है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही है यहाँ पे, इसीलिए कथन जो दूसरा है यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, एक गलत होगा यहाँ पे। संगम कविताओं में शौर्य व्याप्त है, जो भी योद्धा होते थे, योद्धाओं के लिए संगम साहित्य में काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्व दिया जाता था। युद्ध में जो भी नायक थे उनकी मृत्यु का साहसिक विवरण किया जाता था, उत्सव भी मनाया जाता था। तो एक रिस्पेक्ट की जो भावना थी पूरी तरीके से मौजूद थी। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। देखिए जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, ये भी गलत होगा, ठीक है, ये भी गलत है। क्योंकि एक चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, मणि मेखलई। मणि मेखलई का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। लगभग आज से देखा जाए तो 14 साल पहले सतनार कवियों द्वारा रचित एक संगम महाकाव्य है। इसमें कोवल मतलब कोवलन है, कोवलन और कन्नगी पति पत्नी थे। तो कोवलन और कन्नगी, और बेचारा कोवलन अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए भूल जाता है, और भूलने का सबसे बड़ा जो कारण था यहाँ पे माधवी, एक गणिका थी, नर्तकी थी, इसी के प्रेम में पड़ जाता है बेचारा कोवलन, बर्बाद हो जाता है। तो पूरा पूरा देखेंगे ना तो इसमें वर्णन किया गया है। तो इसीलिए जो ये महाकाव्य है मणि मेखलई वगैरह, इसमें देखेंगे तो जादुई घटनाओं का पूरा पूरा उल्लेख किया गया है। एक देवदूत उसे एक द्वीप में जादुई रूप से गायब होने में मदद करता है, जबकि राजकुमार उसका पीछा करने की कोशिश करता है, उसे रूपों को बदलने और किसी और के रूप में प्रकट होने की शक्ति देता है। द्वीप पर उसे एक जादुई शक्ति मांगने का कटोरा भी मिलता है, जो हमेशा भर जाता है। तो पूरा पूरा ये सारी चीज़ें मौजूद है संगम साहित्य के अंतर्गत। इसीलिए यहाँ पे पहला भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है।
सिर्फ बी और बी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो देखेंगे तो ब्राह्मण जो धर्म है दक्षिण भारत में पूरी तरीके से यहाँ पे ठीक है, मतलब उत्तर भारत के जैसे स्टेबलाइज नहीं हो पाया। जैसे कि कह सकते हैं कि यहाँ पे एक गरीब लोग थे, दूसरा यहाँ पे अमीर लोग थे। तो यहाँ पे दो ही चीज़ चलता है, एक ब्राह्मण, अमीर लोग पूरी तरीके से ब्राह्मण हो गए और गरीब लोग देखा जाए ठीक है, ऐसा एक्सेप्शनल केस हो सकता है लेकिन मूलतः यही होता है। और गरीब लोग क्या हो गए यहाँ पे, गैर ब्राह्मण हो गए, गैर ब्राह्मण। दक्षिण भारत में ये नहीं मिलेगा कि आपको कि ये ठीक है शूद्र है, वैश्य है, दलित है। यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। किसके राज्यकाल में योगवासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद ट्रांसलेट किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अकबर। योग वशिष्ठ दिया है ना यहाँ पे, योग वशिष्ठ जिसे वशिष्ठ के योग के रूप में भी जाना जाता है, पारंपरिक रूप से वाल्मीकि से ही संबंधित एक हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें देखेंगे तो बताया गया है पूरा पूरा जो युवा राजकुमार राम के बारे में। राम को ऋषि वशिष्ठ के एक प्रवचन का वर्णन करता है और राम को वशिष्ठ की शिक्षाओं की बारे में, अद्वैत वेदांत हो गया ठीक है, इन सारी बातों को इसमें बताया गया है। और यह पुस्तक 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का है। इसे आमतौर पर संस्कृत के सबसे लंबे ग्रंथों और योग के महत्वपूर्ण ग्रंथों के रूप में माना जाता है। तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो यहाँ पे है निजामुद्दीन पानीपति द्वारा इसको योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया था अकबर के समय से ही। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही तरीके से निरूपित करता है? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन शक्ति है। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन शक्ति है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था और वे अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे, जो कि भक्ति आंदोलन के तहत दो चीज़ें चला था, अलवार और एक था नयनार। अलवार जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित था और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन था, जो जिस ईश्वर को मानता था कि भाई उसको मानो, जो कि विष्णु को मानते थे, तो विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखो, मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे हो जाएगी। और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद जो सिद्धांत दिया गया था ठीक है, तो काफ़ी फेमस है यहाँ पे, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में वहाँ की यात्रा की हुई थी और यात्रा करने का कारण था कि रामानुज की बड़ी मूर्ति यहाँ पे बनाई गई थी, 216 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई थी और इसको एक सिंबलाइज किया था समानता की प्रतिमा के रूप में, समानता की प्रतिमा के रूप में ठीक है। तो 216 फीट देखा जाए ठीक है, 216 फीट ऊंची मूर्ति काफ़ी ऊंचा है यहाँ पे। और यह जो है भद्रवेदी नामक 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हिस्ट्री को बिल्कुल करेंट से अपडेटेड करके प्रश्न कैसे यूपीएससी बनाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावेल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल करेक्ट है। 12 जो ज्योतिर्लिंग है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। देखिए ये गलत हो जाएगा ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न देखिए अभी राम मंदिर को लेके भी बना सकता है यूपीएससी, कोई भरोसा नहीं है। आइए एक एक स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात में ही भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पश्चिमी छोर पर देखेंगे तो अरब सागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में देखा जाए तो पहला नंबर आता है यहाँ पे
एक बार मैं मैप में 12 जो ज्योतिर्लिंग है मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ। उत्तर से हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड में ध्यान से देखते चलिए। उत्तराखंड में है यहाँ पे जैसे कि केदारनाथ, यहीं पे देखिए 12 के 12 आपको सारा ज्योतिर्लिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, नीचे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड के बाद नीचे दिल्ली वगैरह में कहीं कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। उसके बाद और नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश में दो दो मिल जाएगा। एक तो है यहाँ पे महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, और दूसरा है यहाँ पे ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर। इधर झारखंड की तरफ आएंगे तो झारखंड में काफ़ी फेमस बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम। इसके बाद गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आइए तो गुजरात में दो मिल जाएगा। एक तो यहाँ पे खुद है सोमनाथ, और सोमनाथ के साथ साथ हो जाएगा नागेश्वर, सोमनाथ के साथ साथ नागेश्वर। अब नीचे आना है दक्षिण में आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे है मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन। और महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे तीन तीन मौजूद है। तीन तीन कौन सा है? पहला है यहाँ पे भीमा शंकर, भीमा शंकर। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे घृष्णेश्वर। और सबसे दक्षिण में आएंगे इधर तमिलनाडु में ही रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी, रामनाथ स्वामी। तो सबको आपको क्लियर करके चलना है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसी में एक यहाँ पे पूछ लिया गया, देख पा रहे सोमनाथ मंदिर के बारे में। और इसका जो उल्लेख है अलबरूनी ने यहाँ पे किया हुआ था, क्योंकि अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में पूरा पूरा मतलब किया हुआ है, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी के आसपास लगभग 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया, उसकी संपत्ति लूट ली, मंदिर को भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। और आगे चल के देखेंगे, खासकर भारत की आज़ादी के बाद से 13 नवंबर 1947 को मंदिर के खंडहरों का दौरा करने वाले सरदार पटेल के संकल्प के साथ आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया कि सोमनाथ मंदिर को रीस्टेबलाइज यहाँ पे किया जाए। और जब पूरा पूरा निर्माण हो गया इसका, तो भारत के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 मई 1951 को मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की हुई थी। तो अभी काफ़ी चर्चा में था, जैसे कि अभी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा राम मंदिर में जाके, यहाँ पे कौन थे? राष्ट्रपति थे। और अभी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है राम मंदिर की। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पता सोमनाथ मंदिर की जगह यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ को बना दे। तो थोड़ा एक बार, ठीक है, आपको बिल्कुल ही अपने माइंड को ओपन करके रहना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह अधिनियम पारित करना, 1857 के विद्रोह की शुरुआत, रानी की उद्घोषणा। यहाँ पे अरेंज करना है सही घटनाओं का कालानुक्रम क्रम क्या है। तो आपको पता है कि बंगाल का सती अधिनियम देखा जाए तो 1829 में सती अधिनियम, सती अधिनियम नंबर पूछा जा सकता है 17 के तहत इसको ख़त्म किया गया था। उसमें भारत का तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था, जिसने पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को अवैध बना दिया था। और इस अधिनियम को अदालतों द्वारा अवैध और दंडनीय बनाया गया था। और आगे चल के जैसे देख पा 1829 में हुआ है। और इस कानून के लागू होने के बाद भारत की रियासतों में इस प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले समान कानून भी पारित किए गए, जो भी रियासत थे। और 1861 तक आते आते डायरेक्ट ही जब भारत का नियंत्रण, या फिर भारत पर नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन का हो गया, तो रानी विक्टोरिया ने पूरे भारत में सती प्रथा पर एक सामान्य प्रतिबंध जारी कर दिया था।
1861 के अधिनियम के तहत। दूसरा है यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था और इसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत है तो बहुत सिंपल है। 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और रानी की उद्घोषणा 1858 में हुआ था। इलाहाबाद में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। कैनिंग ने शाही उद्घोषणा को पूरा पूरा रीड किया हुआ था, पढ़ा हुआ था। तो यहाँ से आसानी से आप लिंक कर सकते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, 1829, 1856, 1857, 1858। मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सिलसिला का उल्लेख क्या है? सूफीवाद के भीतर विभिन्न आदेश। पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सिलसिला एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है श्रृंखला। मतलब कहते हैं ना कि अटूट, कभी टूटने न वाला श्रृंखला, यही है सिलसिला जिसे बोला जाता है। इसे धार्मिक आदेश के रूप में चिन्हित किया गया था, जहाँ एक सूफी संत अपने खिलाफत को अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता था, अपने आध्यात्मिकता को पूरे पूरे ठीक है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते था, स्थानांतरित करते रहता था। कुछ और भी नाम है जैसे कि खलीफा अनुयायी के रूप में जिक्र अल्लाह के नाम का पाठ, उर्स मृत्यु को बोला जाता था। उस समय कुछ महत्वपूर्ण सिलसिला था जैसे कि चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक फेमस हुआ। प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। फारस और मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ था। पहले संत थे इसके अबू इसाक। और भारत में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी मृत्यु यहाँ पे अजमेर में हुई थी। वहीं पे दरगाह भी बना दिया गया जिसको आज वर्तमान में अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में एक और नाम जोड़ देंगे निजामुद्दीन औलिया का, ठीक है, जो कि दिल्ली में इनका दरगाह है। और भी है जैसे कि सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी। तो इसे भी आप लोग एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे, देखेंगे ज़रूर।